चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। मैं हूं कपिल सर। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला लेक्चर। ये पूरी एमसीक्यू सीरीज आपकी रिवीजन के लिए हमने लॉन्च की है, ताकि आप लोग घर बैठे आराम से इसकी रिवीजन कर सकें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ सकें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चे, लीनियर इक्वेशन में हमें टू वेरिएबल वाली, उसमें हमें दो वेरिएबल दिखते हैं बच्चे, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो इस तरीके की जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होती हैं, उसमें दो वेरिएबल होते हैं और कुछ वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, और ये y के साथ या x के साथ जो होती हैं ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, 2 जो है ये x का कोफिशिएंट है, 3 जो है ये y का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से हमें दो इक्वेशन दी रहती हैं। अब हमें यहाँ से x की और बच्चे y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब देखिए, x और y बेसिकली ये हमें दो इक्वेशंस जो है ना ये बच्चे, ये लाइन को डिनोट करती है। यानी कि जब भी हम इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो x और y की वैल्यू निकलेगी ना, तो वो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को बताएगी। ठीक है बच्चे, तो चलिए देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके की इक्वेशन को। बच्चे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारे नंबर ऑफ मेथड्स यूज किए जाते हैं। लेकिन आज का जो सेशन है बच्चे वो काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। आज हम करने जा रहे हैं इनको सॉल्व करने की फास्ट ट्रिक। जी हाँ, शॉर्टकट ट्रिक आज हम सीखने जा रहे हैं। सभी मेथड से सबसे बेस्ट तरीका है जो आज हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चे, आपको यहां से जब भी कोई दो इक्वेशन आपको दी गई होंगी, उनको बच्चे अगर आपको सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है बच्चे, जो x की वैल्यू होती है ना बच्चे, उसमें निशान समझ लो। देखो, ये r अपॉन अल्फा। ठीक है, x की वैल्यू r अपॉन अल्फा इस तरीके से निकल जाएगी। जब x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कीजिए और y की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। हमारी ट्रिक कैसे काम करती है देखते हैं। देखिए, हमने बनाना है बच्चे, x की वैल्यू जब भी फाइंड करनी होती है ना, तो हमें x की वैल्यूज को भूल जाना होता है और बाकी जगह पे हमने क्या बनाना है बच्चे, r। देखिए, ये r जब बनाते हैं तो यहां से शुरू करते हैं और ऐसे करते हैं ना बच्चे, तो हमने बस यही करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, r बनाएंगे। ठीक है, देखो x की वैल्यू देखो डायरेक्ट निकल आएगी हमारी, ये r, यानी कि ऐसे जा रहा है बच्चे, 3 6 18। ठीक है बच्चे, फिर आगे माइनस लगाना है बच्चे, फिर जब हम यहां से यहां पहुंचेंगे फिर यहां जाना है बच्चे, फिर -2 इंटू 17, तो आ गया -34। ठीक है बच्चे, क्या किया बच्चे, मैंने r बनाया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक, उसके बाद डिनोमिनेटर में जब भी हम लिखते हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ देते हैं। x और y की वैल्यूज में ही आपस में अल्फा बनाना है। ठीक है, अल्फा बनाना है। अल्फा कैसे बनेगा, देखो 3 3 9 2 2 4। ठीक है बच्चे, देखिए आराम से देखो कैसे बनना है, मैथड को समझिए आराम से। ऐसे अल्फा बनता है ना बच्चे, अल्फा ऐसे बनता है ना, बस वैसे ही हमने बनाना है। देखिए 3 3 9, आगे माइनस, फिर यहां पे 2 पे पहुंच गए, फिर 2 इंटू -2 -4। ठीक है बच्चे, देखिए कितनी आराम से हमारी x की वैल्यू आ गई। आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको इनको सॉल्व नहीं करना पड़ा, सीधा डायरेक्ट x की वैल्यू आपके सामने है। ठीक है, अगर हो सके तो मेंटली करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको समझाना था इसलिए मैंने आपको आराम से समझाया। अदरवाइज जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो बड़ी इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस। ये आपका आ जाता है बच्चे कितना, 52 अपॉन ये आ गया आपका 13। ठीक है बच्चे, तो ये 52 अपॉन 13 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 13 1 13, 13 4 52। तो देख सकते हैं x की वैल्यू मेरी निकल गई, कितनी है बच्चे, 4। बस अब क्या करना है, जिस मर्जी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कीजिए, y की वैल्यू
निकल आएगी। मैं पहली इक्वेशन ले लेता हूं, उसमें पुट कर देता हूं बच्चे, 2 इंटू एक्स की जगह 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 17। ठीक है बच्चे, यहाँ पे 3y आ गया, 17 यहाँ पे, 8 उधर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, यहाँ पे 8 गया तो 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3y था, y आ गया 3। देखो बड़े इजीली तरीके से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड कर दिया। अगर आप y को भी इसी तरीके से डायरेक्टली फाइंड करते हैं तो बच्चे y के लिए हम यूज कर सकते हैं अल्फा अपॉन अल्फा। कैसे, y की वैल्यू को छोड़ना है, अल्फा बनाना है, 17 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर हमने इन दोनों में भी अल्फा बनाना है। ठीक है, बस इससे y की वैल्यू भी निकल जाएगी जिस तरीके से आपने x की निकाली। तो ये थी यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स जो इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। आपका x आया 4, y आया 3, 4 और 3 ये आपका आंसर है। तो बड़ी ही आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई मेथड याद करने की कि हाँ इसको ऐसे क्रॉस किया था, इसको वैसे क्रॉस किया था, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज की ओर। देखिए ये है हमारा एमसीक्यूज नंबर 2। हमें दी हुई है 2 टेबल और 3 चेयर की कॉस्ट दी हुई है 2000, वहीं 3 टेबल और 2 चेयर की कॉस्ट दी हुई है 2500। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां से इक्वेशन बना लेनी है बच्चे। टेबल को मान लो x और चेयर को मान लो बच्चे y। ठीक है, तो यानी कि आपको इक्वेशन दी है 2 टेबल्स प्लस 3 चेयर्स इज इक्वल्स टू 2000, यही दिया है ना आपको। अब देखिए नेक्स्ट, 3 टेबल्स और 2 चेयर की कॉस्ट 2500। ठीक है, और आपको कॉस्ट निकालनी है एक टेबल, टोटल कॉस्ट निकालनी है एक टेबल की प्लस 5 चेयर की। ठीक है, चलिए देखिए आपके पास इक्वेशन है। अब आपको पता है कि कैसे x की वैल्यू निकलेगी। x को भूल जाना है, इसको मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 2500, आपका आ जाता है बच्चे ये 7500। ठीक है, फिर फार्मूले का बच्चे माइनस। ठीक है, क्या बनाना, r बनाना है ना बच्चे, r देखिए ये और ये। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब किसकी बारी है, अब 2 इंटू ये, तो ये आ गया 2 इंटू 2000 आ गया 4000, डिवाइडेड बाय, डिवाइड करने में हम किसको लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में बच्चे, ये, इसमें हमने क्या बनाना है अल्फा, ये। ठीक है, यानी कि 3 3 9। ठीक है, देखो अल्फा ऐसे बनाते हैं ना। ठीक है, 3 3 9, फिर 2 2 4। ठीक है बच्चे, माइनस हो गया दोनों के बीच में फार्मूले का। बस अब इजीली क्वेश्चन आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, 4000 था, ये आ गया आपका 3500। नीचे बच्चे आपका आ गया 5 5 5 5 7, तो ये आ गया बच्चे आपका 700। 700 x की वैल्यू है। x क्या बच्चे, टेबल, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक टेबल की कॉस्ट बच्चे कितनी है, 700। ठीक है, अब हमें निकालने कितने हैं, एक टेबल की वैल्यू प्लस 5 चेयर की वैल्यू। तो पहले हम चेयर की वैल्यू तो निकाल लें। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस टेबल की कॉस्ट को, x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में कर लें। ठीक है, तो हम इसमें पुट करेंगे पहली इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बच्चे, 2 इंटू 700 1400 हो गया बच्चे। यहाँ पे 3y इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, 3y यहाँ पे आ गया, 2000 यहाँ पे रहा और 1400 इधर गया तो माइनस हो गया। आपके पास यहाँ पे जो 3y है उसकी वैल्यू आ जाती है 600। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, y को यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। y को निकालना है तो 3 कहाँ चला जाएगा, 600 के नीचे। ठीक है बच्चे, 600 के नीचे चला गया मेरा 3 3 1 3 3 2 तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 200। यानी कि एक चेयर की कास्ट है मेरी 200, तो यहाँ पे 5 चेयर की कास्ट कितनी होगी, 5 इंटू 200 यानी कि 1000। ठीक है बच्चे, और एक टेबल की कॉस्ट कितनी है बच्चे, 700, तो इनका टोटल निकालना था 1000 प्लस 700 1700, तो ये आपका आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़े ही इजी तरीके से निकल जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। ठीक है बच्चे, यहां पे देखिए, यहां पे एक नंबर दिया हुआ है
वो 2 डिजिट का नंबर है, उन 2 डिजिट को प्लस करके देखिए, मान लीजिए मेरे पास 2 डिजिट है x और एक y। देखिए डिजिट्स में क्या होता है, एक होता है टेंस, एक होता है वंस प्लेस और एक होता है टेंस प्लेस। ठीक है, कह रहा है कि अगर इन 2 डिजिट्स को मैं क्या करता हूं, प्लस करता हूं, ठीक है, तो इसका सम आता है कितना बच्चे, 8। फिर वो बोलता है इसको इंटरचेंज करूं, यानी कि अब क्या आ जाएगा बच्चे, y आ जाएगा टेंस की जगह पे, ठीक है, और x चला जाएगा, इंटरचेंज कर दूं तो जो नंबर है वो ग्रेटर देन, वो इंक्रीज हो जाता है कितना, 18। यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, नंबर, यानी कि ये। ठीक है, अब इतना सब कुछ आपको दे दिया हुआ है। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट ऑप्शन से ही काम चल जाएगा। बस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछ रहा क्या है। देखिए क्वेश्चन आपको नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ऐसा नंबर कि जिनको हम इंटरचेंज करें, यानी कि 3 की जगह 5, 5 की जगह 3 लेके आए, और वो पहले वाले नंबर से क्या हो, उनमें यानी कि कोई भी नंबर, मेरे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, मेरे पास कोई भी नंबर है, उसमें मैं अगर 18 प्लस करूं तो वो इंटरचेंज हो जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 2 नंबर्स का सम तो 8 है, यानी कि ऐसे 2 डिजिट्स का सम तो 8 है, यानी कि हमें तो इनमें से ऐसे नंबर को लेना है जिसके डिजिट्स को प्लस करके क्या है बच्चे, 8 आए। ठीक है, दूसरा, अगर उस नंबर में हम 18 प्लस करें तो वो क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, यानी कि उसके डिजिट्स जो हैं वंस की जगह पे टेंस आ जाए, टेंस की जगह पे वंस आ जाए। तो देखिए यही कंसेप्ट मुझे बोल रहा है। ठीक है, अभी देखिए इसको क्या करना है। देखिए हमारे पास ये नंबर है, तो सबसे पहले 2 डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। सबका 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, लेकिन इसका 8 नहीं है, तो ये तो सीधे सीधे हमारे आंसर से बाहर हो गया। बाकियों में हम क्या करेंगे, हमें ऐसा नंबर चाहिए ना जिसमें हम 18 प्लस करें और वैल्यूज को वो क्या कर दे बच्चे, इंटरचेंज कर दे। जब मैं इसमें 18 प्लस कर रहा हूं, ठीक है, तो ये मुझे दे रहा है 71, इंटरचेंज नहीं हुआ तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, इसमें मैं बच्चे क्या प्लस कर रहा हूं 18, तो ये बन रहा है बच्चे आपका 53, यानी कि इसमें मैं 18 प्लस करूं, ऐड करूं या नंबर को इंक्रीज करूं तो ये इंटरचेंज हो रहा है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है। बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं किया। यहां पे बोला था कि नंबर इंक्रीज होता है 18, मैंने जो ऑप्शंस हैं सब में 18 इंक्रीज करके देख लिया कि क्या वो इंटरचेंज हुए या नहीं हुए, जो हो गए वही आपका आंसर है। इसमें मुझे कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है बच्चे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, हम बिना इक्वेशंस को बनाए ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे ये देखिए क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा दिख रहा है आपको, है ना। यहां पे ये बोला हुआ है कि फादर की एज है वो 6 गुना है अपने बेटे की एज से। 4 साल के बाद, आफ्टर 4 इयर्स, जो फादर की एज होगी वो 4 गुना होगी सन की एज से। प्रेजेंट एज बताओ सन की और इसकी। ठीक है, देखिए यानी कि जो फादर की जो एज है वो 4 टाइम्स है सन्स की एज के 4 साल के बाद। ठीक है, यानी कि अगर मैं फादर और सन दोनों, मेरे पास जो ऑप्शन है बच्चे वो दिए हुए हैं, फादर और सन की एज है। ठीक है, ये फादर और ये सन, ये फादर और ये सन। ठीक है, तो इनकी एज में, यानी कि अगर मैं 4 साल के बाद की बात करूं तो यानी कि सब में मैं अगर +4 करूं तो हमारे पास किस तरीके का वो बीच में एक पैटर्न बनना चाहिए कि जो फादर की जो एज है वो 4 टाइम्स बननी चाहिए सन की एज की। यही है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि 18 प्लस करने पे नंबर्स इंटरचेंज होने चाहिए, वैसे ही इनमें क्या होना चाहिए 4 साल के बाद, यानी कि प्रेजेंट एज में अगर हम +4 करें, ठीक है, दोनों की एज 4 साल के बाद 4 साल इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों में जो पैटर्न बनना चाहिए वो इस तरीके से बनना चाहिए कि फादर की एज जो 4 गुना बननी चाहिए सन की एज की। हम क्या करेंगे बच्चे, सब में 4 प्लस करके चेक कर लेंगे। यहां पे +4 किया, यहां पे +4 किया तो 28, और यहां पे 8, तो फादर की एज इससे 4 टाइम्स है, नहीं है। अब यहां पे भी 4 प्लस करेंगे बच्चे तो ये 34 आ जाएगा, और ये सन की एज कितनी निकल जाएगी +4 करने से 9, तो ये भी देखिए फादर की एज से 4 टाइम्स नहीं है। इसमें मैं +4 करूं तो ये बन जाएगा बच्चे कितना
40 इसमें +4 करूं तो ये बन जाएगा 10। देखिए यहां पे मुझे दिख रहा है, देखिए फादर की एज 40 है, बेटे की एज कितनी है 10 है, तो यानी कि यहां पे फादर की एज जो है वो 4 गुना है किसके, बेटे की एज के। तो यानी कि राइट आंसर यही है। हमने कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस प्लस किया जरा सी वैल्यू। और कई बार तो इसको जो मैंने प्लस करके बता रहा हूं आपको बच्चे, क्योंकि आपको समझाना है मुझे, अदरवाइज इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको देख के ही कर लेने चाहिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बस माइंड में +4 करके चेक करो, जिसमें रिलेशन आपको 4 टाइम्स दिखे, 5 टाइम्स दिखे, 6 टाइम दिखे, जो भी पूछा गया क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आपके सामने ही दिख जाएगा। इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें भी इसी तरीके की यूजफुल ट्रिक आपको दी जाएगी। देखिए क्वेश्चन रीड करोगे, भाई बोला हुआ है 2 नंबर हैं, दोनों नंबरों का सम 8 है। ठीक है भाई 8 है, क्या करें। अब अगला, इफ द सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस द नंबर्स आर। ठीक है, बोल रहा है कि 2 नंबर्स हैं, दोनों को सम करो तो आता है 8, दोनों को सम करो तो आता है 8, लेकिन क्या होने चाहिए, उनका जो सम होना चाहिए वो 4 टाइम्स होना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए दोनों के डिफरेंस के। ठीक है, यही बोल रहा है ना वो। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि एक तो ये चेक करेंगे कि कौन से ऐसे नंबर है जिनका सम 8 है, ठीक है, जिन दोनों को प्लस करके 8 आए, और दूसरा हमने ये चेक करना है कि उन दोनों का सम क्या डिफरेंस से 4 गुना है। ठीक है, यही चीज हमने देखनी है। देखो सबको पहले चेक किया कि सबको प्लस करके 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसको भी 8 आ रहा है, इसका भी 8 आ रहा है, तो सारे ऑप्शन हमारे, इसमें से कोई भी आंसर हमारा हो सकता है। अब हमने चेक करना है कि दोनों को प्लस किया, ठीक है, दोनों को प्लस किया बच्चे, क्या आ रहा है 8, दोनों का डिफरेंस किया, क्या आया 6। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया, ठीक है, क्या आया 8। ठीक है, दोनों को माइनस किया, आया 0। फिर इन दोनों को प्लस किया बच्चे 8, फिर दोनों को माइनस किया, क्या आया 4। इन दोनों को प्लस किया 8, दोनों को माइनस किया, क्या आया 2। तो हमने देखना है कि ये जो हमारा सम है और ये जो हमारा डिफरेंस है, ये हमारा डिफरेंस, ये सम, ये डिफरेंस, ये सम, ये डिफरेंस, ये 2 नंबरों का सम है और डिफरेंस है। सारा कुछ आपको दिया हुआ है। हमने देखना है कि क्या 8 वो 4 टाइम्स है 6 का, नहीं है ना, नहीं आंसर। क्या 8 0 का 4 टाइम्स है, नहीं है ना, नहीं आंसर। क्या 8 4 का 4 टाइम्स है, नहीं है, 2 टाइम्स है। ठीक है, अब यहां पे देखिए 8 जो है वो 2 का 4 टाइम्स होता है कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 8। तो यही हमारा राइट आंसर है बच्चे। ठीक है, हमने बस क्वेश्चन को देखना है कि क्या है और ऑप्शन में से ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। इसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करके या इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। अगर करोगे तो आराम से 2.5 से 3 मिनट आप इसी क्वेश्चन पे लगा दोगे और टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन आप कम अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो यहां से बच्चे शुरू हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, देखिए हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है, अगर उसको आपने बताना है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, या ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं या नहीं है, या इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है, तो इसके लिए आपको ये टेबल जो होना चाहिए ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। अगर ये टेबल है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का जो इस बेस पे होता है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में आपको लिखना है जब भी आपको प्रूव करना है कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, उसका इनफाइनाइट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तब आपको कैसे रखनी है वो इक्वेशंस। देखिए मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं यहाँ पे, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। उसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बच्चे ये 2 इक्वेशन गिवन होंगी आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी गई होंगी उनको इसी तरीके से आपने क्या करना है बच्चे, अलाइन करके लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए x का जो कोफिशिएंट होता है बच्चे वो a से डिनोट होता है, यानी कि पहली वाली इक्वेशन a1
और दूसरे वाली इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है x का वो होता है a2। उसी तरीके से बच्चे y का जो कोफिशिएंट है वो b1 और दूसरी इक्वेशन के जो y का इक्वेशन जो कोफिशिएंट होगा वो होगा b2। उसी तरीके से बच्चे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो किसी का भी कोफिशिएंट नहीं होता, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो पहली इक्वेशन का c1 और c2। इसी तरीके से हम इस अरेंजमेंट में उसको लिख के हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे कि a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो हम मानेंगे कि उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यूनिक। यूनिक मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, यानी कि एक ही पॉइंट है, यानी कि एक ही x और y की वैल्यू है, उसके अलावा कोई और वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो दो लाइनें जो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं, अगर वो सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो किस तरीके की दिखेंगी, ऐसे ही दिखेंगी ना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो यानी कि इस तरीके की लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग, और सॉल्यूशन आपका क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जब इस तरीके की इक्वेशन है और आपको यह बताना है कि लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट्स हैं या बहुत सारे सॉल्यूशन है उसके, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो क्या हो सकता है। देखो बच्चे, तो भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे नहीं करेगी क्योंकि उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, आपको प्रूव करना है, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन और c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों के तीनों इक्वल आ रही हैं, ठीक है, इनको आपस में इक्वेट करके इनकी रेशो को अगर इक्वल आ गई तो हम बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो इनफिनिटली मैनी है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारी x और y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो यानी कि एक लाइन जो हो गई, अब दूसरी लाइन जो है वो दूसरी लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स पे वो कोइंसिडेंट करती है, तो वो क्या होगी, वो इस तरीके से उसके ऊपर ही होगी ना। ठीक है ना, तभी तो वो बहुत सारे पॉइंट्स पे दूसरी लाइन को कट कर सकती है या उसके ऊपर एग्जिस्ट हो सकती है ना। तो इसलिए क्या हो जाती है, इस बेस पे लाइन कोइंसिडेंट हो जाती है। ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि उसमें वो इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि उसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो यानी कि उसमें हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर दोनों आपस में सेम है लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है तो हम मानेंगे कि उन दो इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी x और y की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जहां पे वो दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो यानी कि उस केस में लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। इन दोनों में कंसिस्टेंट रहता है, इनमें इनकंसिस्टेंट। तो इस टेबल को आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम इन क्वेश्चंस पे आते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए, बाकी जितने भी क्वेश्चन आगे इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे, इसलिए प्लीज इस टेबल को अपने मन में बिठा लीजिए। चलिए अब आगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन, यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी हुई है बच्चे, ये और ये। आपने बताना है कि इसमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली, या नो सॉल्यूशन, कोई भी नहीं। तो हमने क्या करना है बच्चे, इसको पहले तो ax प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये उस फॉर्म में मैंने नहीं लिखी हुई है तो इसलिए इसको लिखना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशंस कौन सी बनेगी, 4x माइनस वाई, 2 को इधर ले जाइए -2 और यहाँ पे आ गए बच्चे 0। उसी के साथ बच्चे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 8x, याद रखो 2y पहले लिख दिया हुआ है, हमें सिर्फ पहले क्या लिखना है, x के नीचे x वाली वैल्यू ही चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पे -8x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इनकी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये a1 क्या है आपका 4, a2 क्या है आपका -8। ठीक है, उसी तरीके से आपका b1 अपॉन b2 चेक कर लेते हैं बच्चे, तो ये आपका -4 अपॉन 2। उसी तरीके से c1 अपॉन c2 कर लेते हैं -2 अपॉन 4। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है -1/2। ठीक है, और यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे 4 नहीं है बच्चे, ये y है, मेरे से गलती से हो गया ये, तो इसलिए -1 बाय, यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है, माइनस है तो इसलिए -1 आ गया,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -2/4 है, ये ठीक है। तो -1/2, ये भी -1/2, ठीक है बच्चे। तो ये भी आपका -1/2, यानी कि तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब भी तीनों आपस में क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं, तो सोल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो यही बोलना है कि आपका आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, बस इनको आपने देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला हुआ है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, जहां पे ग्राफ, जो दो इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो क्या है, पैरेलल। देखिए दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, देखिए पीछे पैरेलल कब होती हैं, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 हो, लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं, यही यहां पे कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है बच्चे। देखिए x के कोफिशिएंट्स, ठीक है, और y के कोफिशिएंट्स ये इक्वल होने चाहिए, लेकिन c1/c2 के इक्वल ये दोनों नहीं होने चाहिए, तो ही हम इसको पैरेलल मानेंगे। ठीक है बच्चे, तो लेट्स स्टार्ट। यहां पे हमारे पास बच्चे पैरेलल तब होती है जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो। ठीक है, तो हम इसी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, हमारा a1 क्या है बच्चे, k-1, ठीक है। हमारा a2 कितना है, 2 - k इक्वल्स टू किसके होने चाहिए, b1/b2 के। ठीक है, यानी कि यहां पे हम लिख देंगे y का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, और y यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है, -3। ठीक है बच्चे, आ गया। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए बच्चे, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए अगर वो दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, और हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, क्या हो जाता है बच्चे, ये क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, -3 इंटू k-1, यहां पे 1 इंटू 2 - k। ठीक है बच्चे, ये आ गया -3k + 3 इक्वल्स टू 2 - k। ठीक है बच्चे, यहां पे मैं ले जाता हूं इसको और 2 को इधर ले आता हूं, 3 - 2 - k, यहां पे -3k था, दूसरी जगह गया तो +3k। ठीक है बच्चे, -k और +3k करना तो माइनस है, लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का लगता है, तो यानी कि ये आ जाएगा +2k, यानी कि 2k की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 यानी कि 1, विच इंप्लाइज k की वैल्यू आ गई 1/2। तो यही आपको फाइंड करना है, k की वैल्यू 1/2। ठीक है बच्चे, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। यहां पे हमें वैल्यू निकालनी है p की, लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है कि इन दोनों की जो सोल्यूशन है वो यूनिक है। यूनिक कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल हो किसके, b1/b2 के, तभी तो यूनिक सोल्यूशन निकलता है। सिर्फ एक ही सोल्यूशन, और लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे की इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पे, है ना। तो बस यही चीज हमने यहां पे करनी है। तो क्या करेंगे बच्चे, हमें यही करना है, a1/a2 यानी कि 4/2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 यानी कि p/2। ठीक है बच्चे, p अपनी जगह पे रहा, ये नॉट इक्वल है, इक्वल टू नहीं है, ये ध्यान रखना। अब यहां पे 2 आ गया, 4 × 2/2 नॉट इक्वल्स टू p, 2 और 2 कैंसल, यानी कि p जो है बच्चे वो 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी सोल्यूशन जो है वो यूनिक आएगा। ठीक है ना, तो यानी कि इसका आंसर क्या है, ऑल एक्सेप्ट 4, यानी कि 4 को छोड़ के p 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही बता रहा ना हमारा आंसर। बस यही कि जो भी हो 4 को छोड़ के होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देखिए कंसिस्टेंट कब होती हैं, जब वो इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है, या क्या हो बच्चे, कोइंसिडेंट हो। ठीक है, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके की लाइन में ही, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ही सोल्यूशन जो है वो आपका कंसिस्टेंट रहता है। पैरेलल हो तो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो हमें यही पूछ रहा है कि किस वे में ये जो दो लीनियर इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। तो पैरेलल में तो नहीं होती है, कोइंसिडेंट में नहीं होती, कि सिर्फ कोइंसिडेंट में नहीं होती,
आपके इंटरसेक्टिंग में भी होती है, ठीक है ना, सिर्फ इंटरसेक्टिंग में भी नहीं होती है, दोनों में होती है। तो इसलिए आपको ऐसा जो ऑप्शन है उसको चूज करना पड़ेगा जिसमें दोनों हो, इंटरसेक्टिंग भी और कोइंसिडेंट भी। तो ये आपका राइट सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे दी हुई पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको, और आपको ये बताना है कि इसके सोल्यूशन यूनिक है या दो सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, या कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये फाइंड करने पड़ते हैं, तभी हम बता सकते हैं कि यूनिक है, मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे A1 की जगह पे क्या है मेरे पास, A1 x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे A2 -4 है, ठीक है, ये A1/A2 आ गया, ठीक है। उसी के बाद आपका B1 आपका आ गया +2 और B2 आपका आ गया -8, ठीक है। उसके बाद आपका C1/C2, ठीक है, यानी कि -5/8, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहां पे बच्चे आपका जो सही आंसर है वो है -1/4, ठीक है। अब यहां पे 2 1 2, तो ये भी आपका आ जाएगा -1/4, लेकिन ये आपका इक्वल नहीं है, यानी कि मेरे पास क्या बन रहा है, ये दो इक्वल है, यानी कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट डजंट इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है बच्चे। ये वाला कब होता है, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। देखिए बच्चे पीछे चलते हैं, आपको बताता हूं मैं। ये देखो, ये वाला कब बनता है, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, जब कोई भी सॉल्यूशन ना निकले, जब क्या हो, सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट हो। तो हमारा ये इक्वेशन जो है, जो हमने अभी देखी, ये इस तरीके का रिलेशन बना रहे हैं उसके कोफिशिएंट्स, तो हम कह सकते हैं कि उसका आंसर क्या है बच्चे, नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। देखिए यही आया, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो यानी कि आपका जो है वो क्या है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपको जो आपके लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यही अप्रोच रखनी है। काफ़ी इजी अप्रोच है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, जो यूज़फुल ट्रिक्स दी हैं, जो यूज़फुल टिप्स दिए हैं, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। तो साथ में आपको बच्चे कुछ होमवर्क भी देता हूँ, जैसे कि ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क टास्क है, ठीक है। ये चेयर है, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क टास्क है। इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, नए लेक्चर के साथ, नई यूज़फुल टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही, बाय।